नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान बात की जाए तो हम तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जो हमने ज्ञात होगा आपको 1351 ईस्वी से लेकर 88 ईस्वी तक रहता है। आज हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में उनके राजत्व से संबंधित सिद्धांत के बारे में जाएं। राजत्व से संबंधित सिद्धांत से तात्पर्य है कि इनका कैसा मानना था कि एक शासक कैसा होना चाहिए और शासक के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। और उसके पश्चात हम जो इनके काल में जो तुगलक वंश के काल में जो वजीर है, वजीर का स्वर्ण काल इसे माना जाता है, किस तरीके से इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो राजत्व सिद्धांत की बात करते हैं तो आपको पता होगा, पीछे की क्लास में मैंने बताया आपको, जब मोहम्मद बिन तुगलक की असामयिक मृत्यु हो जाती है बीमारी के द्वारा सिंध थट्टा में, तो उसी समय के दौरान जो उलेमा वर्ग है, अमीर वर्गों के द्वारा क्या किया जाता है, अमीर और उलेमा वर्ग के द्वारा यहाँ पे जो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के अनुसार, जो मुस्लिम इस्लामिक लॉ है उसके अनुसार इसका निर्वाचन कर दिया जाता है। हालांकि ये मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र नहीं होता है, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई होता है और रजब का लड़का होता है। जो रजब होता है मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा होते हैं। और इसकी माता की जो नायला बेगम की बात की थी हमने, नायला बेगम जो एक हिंदू महिला होती है जो राजपूत शासक रणमल की पुत्री होती है। अब बात करते हैं इसका निर्वाचन मुस्लिम सिद्धांतों के अनुसार हुआ है, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। और फिरोज शाह तुगलक ने भी उसी जो मुस्लिम लॉ है उसी को फॉलो किया और उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने जो अपना शासन संचालन किया। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा माना जाता है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने आप को राज्य का ट्रस्टी माना। अब ये ट्रस्टी क्या होता है? ट्रस्टी आपको मैं सामान्य भाषा में समझाऊं तो ट्रस्टी वो होता है व्यक्ति जिसका संपत्ति पे अधिकार नहीं होता किसी तरह का, वह उस संपत्ति का रखवाला होता है। तो राज्य के रखवाले के रूप में इसका जो सिंहासन पे बैठता है, ये तख्त पे बैठता है। और अब बात करते हैं खलीफा की। जो खलीफा कौन होता है? जो मुस्लिम धर्म में सबसे बड़ा जो धर्म गुरु होता है उसी को खलीफा कहा जाता है। और जो सीरिया के अंदर जो इनका जो खलीफा मुखिया होता था इस्लाम धर्म का, उसका अपने आप को प्रतिनिधि माना। जैसे पीछे बात की जाए कई जो अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना। जिल्लिल्लाही अलाउद्दीन के द्वारा कहा गया, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि जो पृथ्वी के ऊपर। इसने जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खलीफा वर्ग है, उलेमाओं का हस्तक्षेप राजनीति में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो उलेमा वर्ग है, धर्म गुरुओं और इनका हस्तक्षेप यहाँ राजनीति में बढ़ जाता है। और ये इनकी अगर शासन व्यवस्था की बात की जाए, पूरी की पूरी जो फिरोज शाह तुगलक की शासन व्यवस्था है जो सांप्रदायिक आधार पर रहती है। मुख्यतः फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने आप को मुस्लिम जाति का ही मुखिया माना जाता है और उसके अनुसार ही शासन किया जाता है। उनकी तरक्की और उन्नति के लिए भरपूर प्रयास यहाँ फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए जाते हैं। और अगर बात की जाए तो विभिन्न जाति और हिंदू समुदाय के प्रति इनका जो रवैया है थोड़ा रुष्ट रहता है। अब इनके द्वारा क्या है, राजत्व के सिद्धांत के तहत बात करते हैं। इनके द्वारा उलेमा वर्ग को प्रधानता दी जाती है और उसके अलावा उलेमा और सैनिक वर्ग को इसके द्वारा हमेशा जो खुश रखने का प्रयास किया जाता है और अतिरिक्त सुविधाएं इनको दी जाती है। क्योंकि इसके पीछे कारण रहता है, क्योंकि ये फिरोज शाह तुगलक है जो अच्छा प्रशासक नहीं था, अच्छा सेनानायक भी नहीं था। और अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इन उलेमा वर्ग और सैनिक वर्गों को अतिरिक्त सुविधाएं दे दी जाती है उसके द्वारा। अब बात करते हैं और यहाँ पे बात की जाए तो शासन कार्य है, जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें जो फिरोज शाह तुगलक का जो हस्तक्षेप काफ़ी कम हो जाता है। हस्तक्षेप कम होने के पश्चात इनके द्वारा जो अधिकारियों को और जो मंत्रियों को विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं और इन पे जो भरपूर जो विश्वास है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया जाता है। और इसी के दौरान बात की जाए फिरोज शाह तुगलक पे, और इन मंत्रियों और अधिकारियों के द्वारा भी इनके साथ विश्वासघात नहीं किया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और इसकी शासन व्यवस्था को सही तरीके से संचालित इसके द्वारा जो मंत्रियों के द्वारा है, अमीरों के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। और संयोग से इन्हें जो अच्छा खासा वजीर इसके समय फिरोज शाह तुगलक के समय बात करते तो मलिक मकबूल नाम का जो एक योग्य वजीर इनको मिल जाता है। और
धार्मिक मामले में अगर बात की जाए, जो खुतबा है, जो शुक्रवार की नमाज होती है, उस नमाज में जो पीछे के जो परवर्ती सुल्तान होते हैं उनका भी नाम लिया जाता है। जैसे आपने अभी भी सुना हो अल्लाहु अकबर, जो अकबर जो मुग़ल शासक रहा है उसका जिक्र हमने कई जगह है जो नमाज के अंदर खुतबे में किया जाता है। उसी तरीके इसके द्वारा भी जो परवर्ती सुल्तान है, जो चाहे खिलजी वंश के हो, उनका नाम इसके द्वारा खुतबे में शामिल कर लिया जाता है। तो इस्लामिक समर्थक है, मुस्लिम जनता पर इसका विशेष प्रभाव रहता है। और फिरोज शाह तुगलक को अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां छिपाने का यहाँ अच्छा खासा इनको अवसर मिल जाता है और इनके द्वारा अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए इस तरीके के राजत्व सिद्धांत का जो पालना की जाती है। इनके द्वारा, इस राजत्व सिद्धांत में उनके द्वारा जो धर्म निरपेक्ष राजनीति न करके धर्म का हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं हम वजीर की शक्ति का विकास। अगर वजीर कौन होता है? जो राजा होता है, सुल्तान होता है, उसका जो मुख्य प्रधानमंत्री होता है, जो सभी मंत्रियों में श्रेष्ठ होता है, प्रधानमंत्री को ही वजीर कहा जाता है। और इसकी बात की जाए तो ये चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। तुगलक काल को जो वजीर की शक्ति है और उसके अधिकारों का चरमोत्कर्ष का काल ये माना जाता है। उसके अनायासी अधिकार बढ़ जाते हैं और उसकी पावर है जो काफ़ी यहाँ पे बढ़ जाती देखने को मिलता है। और वजीरों का स्वर्ण काल इसीलिए इसे कहा गया है तुगलक काल को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या प्रतियोगिता परीक्षा में किसी तरह का क्वेश्चन पुटअप होता है कि वजीरों का स्वर्ण काल किसे कहा गया, तो तुगलक काल को वजीरों का स्वर्ण काल कहा गया। अब बात करते हैं ख्वाजा जहां। ये ख्वाजा जहां कौन थे? तो आपको याद होगा, स्मरण होगा, जो पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था ख्वाजा जहां कौन थे। ख्वाजा जहां की बात की जाए तो ख्वाजा जहां मोहम्मद बिन तुगलक के प्रधानमंत्री थे, वजीर थे। उनके समय में उनके द्वारा जो मोहम्मद बिन तुगलक के जो एक पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया गया और फिरोज शाह तुगलक से ये जो उनके द्वारा कहा गया कि आप जो इसके संरक्षक बन जाइए, लेकिन फिरोज शाह तुगलक को जब अमीरों और उलेमाओं के द्वारा यहाँ उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक का, तो जब ये फिरोज शाह तुगलक जो तख्त पे बैठते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं दिल्ली आने के पश्चात, तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो ख्वाजा शाह वजीर होता है इसको हटाकर नए वजीर की नियुक्ति यहाँ कर दी जाती है। मलिक मकबूल को यहाँ इनके द्वारा अपना वजीर बना लिया जाता है। अब मलिक मकबूल के द्वारा जो प्रशासनिक कार्यों में बेहतर तरीके से काम किया गया और फिरोज शाह तुगलक के समय में जो अयोग्य शासक होते हुए भी कोई कुशल सेना नायक भी नहीं थे, लेकिन इनकी जो सफलता के पीछे और इनके समय में जो शांति व्यवस्थाएं रहती है उसके पीछे जो मुख्यतः हाथ देखा जाएगा मलिक मकबूल का ही हाथ माना जाता है। अब ये मलिक मकबूल कौन था? मलिक मकबूल की बात करें तो एक ये हिंदू व्यक्ति था जो तेलंगाना राज्य से संबंधित था और इसके द्वारा इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया जाता है और हिंदू से ये परिवर्तित मुस्लिम होता है और ये अच्छा खासा प्रशासक होता है जो शासन व्यवस्था, शासन संचालन में काफ़ी निपुण व्यक्ति होता है, कुशल अनुभवी और जो सक्षम और दक्ष व्यक्ति होता है, अच्छा खासा राजनीतिज्ञ होता है। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किया जाता है, इसे अपना वजीर बनाने के पश्चात अपने अधिकतर अधिकारों को इसे सौंप दिया जाता है और शासन कार्य उसका संचालन इसके द्वारा किया जाता है। शुरुआती तौर की अगर बात की जाए, फिरोज शाह तुगलक जब दिल्ली के तख्त पर बैठा, जब सुल्तान बनता है तो शुरुआती 7 वर्षों में मात्र 13 दिन ही दिल्ली रुका था। सारे के सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है इसके पास रहती है। मलिक मकबूल के द्वारा काफ़ी जो अच्छे तरीके से इसका संचालन यहाँ किया जाता है। इसी वजह से जो इसको पूरी इस तरीके से पावर और अधिकार दे दिए जाते हैं, जिस वजह से तुगलक काल को वजीरों का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर बात की जाए तो प्रशासनिक कार्यों में काफ़ी दक्ष था, कुशल था और उसके अलावा जब इसके द्वारा जो राज्य में जो प्रशासनिक व्यवस्था को सही तरीके से व्यवस्थित किया जाता है और चलाया जाता है और यहाँ पे जो फिरोज शाह तुगलक को इस पे बेहतर जो काफ़ी बहुत ही अच्छा खासा विश्वास था और फिरोज शाह तुगलक के समय इसके द्वारा जो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। जब मलिक मकबूल की मृत्यु हो जाती है तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किया जाता है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उसके पुत्र को ही पुनः वजीर बना दिया जाता है। अब उसके पुत्र की बात करते हैं तो उसके नाम का जिक्र तो अभी हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, जो नाम नहीं मिल पाया हमें, तो आगे की क्लास में देखते हैं। और उसका जो पुत्र होता है, पुत्र के द्वारा क्या, ये पुत्र उससे भी काफ़ी योग्य और कुशल होता है और इसके द्वारा प्रशासनिक कार्यों को बहुत ही बेहतर तरीके से
किया जाता है। अब इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे खूब सारे अधिकार इसको दे दिए जाते हैं, जो इसके पुत्र को, वजीर को, इसको किसी भी अधिकारी को नियुक्त करना हो तो ये नियुक्त कर सकता है, किसी भी अधिकारी को पदच्युत करना हो यानी जिसे हटाना हो तो हटाने का अधिकार भी इसके द्वारा दे दिया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि अमीर लोग होते हैं वो काफ़ी खफा हो जाते हैं। अमीर लोगों की बात की जाए तो जो तुर्क अमीर होते हैं जिनका शासन संचालन पीछे की कक्षाओं में भी हमने जिक्र किया है, उनके द्वारा शासन संचालन को काफ़ी प्रभावित किया जाता है। तो उनके द्वारा जो असंतोष व्यक्त किया जाता है और उनके द्वारा षड्यंत्र शुरू कर दिए जाते हैं कि किस तरीके से इस वजीर को हटा दिया जाए। जब इनके द्वारा षड्यंत्र शुरू कर दिए जाते हैं तो ये बात जो वजीर होता है, वजीर के द्वारा फिरोज शाह तुगलक तक पहुंचाई जाती है और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इन षड्यंत्रकारियों को पकड़ लिया जाता है और इनके द्वारा जो विद्रोह की योजना बनाई जाती है उसका दमन इनके द्वारा कर दिया जाता है। इस कदम से ये जो काफ़ी भयभीत हो जाते हैं और युवराज जो फिरोज शाह तुगलक का पुत्र वो भी इनके साथ होता है, वो काफ़ी घबरा जाता है और फिरोज शाह तुगलक के पुत्र के द्वारा क्या किया जाता है, इस वजीर की हत्या उसके द्वारा करवा दी जाती है। जब वजीर की हत्या करवा दी जाती है और संपूर्ण शक्तियों और अधिकारियों को जो हड़प लिया जाता है युवराज के द्वारा, और फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल यहाँ तक ही रहता है। जब उसके वजीर की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात फिरोज शाह तुगलक के हाथों से शासन का अधिकार चला जाता है। हालांकि फिरोज शाह तुगलक उस समय मरते नहीं, वह जीवित रहते हैं, लेकिन सारी शक्तियाँ इनके द्वारा युवराज के द्वारा हड़प ली जाती है। आज जो इसे हम एक बार पुनः दोहराते हैं, राज्यत्व सिद्धांत के तहत जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो मुस्लिम जनता है, मुस्लिम जनता की भौतिक और नैतिक उन्नति के प्रयास किए जाते हैं और अपने आप को मुस्लिम जनता का प्रतिनिधि उसके द्वारा माना जाता है और इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार जो उसके द्वारा शासन संचालन किया जाता है। ये मुख्यतः बाकी धर्मों के प्रति जो फिरोज शाह तुगलक में कट्टरता देखने को मिलती है और इसके पीछे एक कारण ये भी माना जाता है कि ये अपने आप को साबित करना चाहते थे कि हिंदू जो माता का पुत्र होते हुए भी इस्लाम धर्म के प्रति इनकी काफ़ी आस्था है और इनके द्वारा जो अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए भी इस तरीके के राज्यत्व सिद्धांत को अपनाया गया, क्योंकि ये एक योग्य कुशल सेनानायक भी नहीं थे और अच्छे प्रशासक भी देखने को नहीं मिलते हैं और फिर भी इनके काल में जो शांति व्यवस्था बनी रहती है, इसके पीछे मुख्यतः कारण देखा जाए तो इनके राज्यत्व के सिद्धांत को ही माना जाता है, क्योंकि उलेमा वर्ग को इनके द्वारा और अधिकारियों के इनके द्वारा काफ़ी जो छूट दी जाती है, सैनिक वर्ग को अपनी तरफ रखने के लिए, अपना जो हितैषी बनाने के लिए, अपना समर्थक बनाने के लिए इनके द्वारा विशेष छूटें यहाँ दी जाती है। इस तरीके से इनके शासन काल में जो शांति व्यवस्थाएं बनी रहती है। ये इनके द्वारा जो कार्य में, अगर प्रशासनिक कार्यों में बात की जाए तो इनके द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। अधिकारियों और अमीरियों को, जो उलेमाओं को काफ़ी अधिकार इनके द्वारा दे दिए जाते हैं। अब बात करते हैं वजीर का स्वर्ण काल, तुगलक काल को क्यों माना जाता है। तुगलक काल को देखा जाए तो वजीर जो प्रधानमंत्री होता है उसके हाथों में अत्यधिक शक्ति और अधिकार दे दिए जाते हैं और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो मलिक मकबूल है, ख्वाजा जहाँ को अपना वजीर, जो मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर था, उसे हटाकर जो मलिक मकबूल को नियुक्त किया जाता है, जो तेलंगाना का हिंदू ब्राह्मण होता है जिसके द्वारा मुस्लिम धर्म को अपना लिया जाता है। उस धर्म के अपनाने के पश्चात इसे अपना प्रधानमंत्री बनाया जाए और इसके द्वारा जो काफ़ी दक्ष कुशल राजनीतिज्ञ था और प्रशासनिक कार्यों में काफ़ी निपुण था और इसके द्वारा जो प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से जो संचालन सुचारू रूप से इसके द्वारा किया जाता है और इसकी मृत्यु के पश्चात पुनः इसके पुत्र को वजीर बना दिया जाता है, जिसके खिलाफ उसे भी काफ़ी अधिकार दिए जाते हैं। अधिकारियों की नियुक्ति, पदच्युति यानी जो उन्हें हटाने का अधिकार इनके द्वारा दिया जाता है और उसके पश्चात जब इनकी ताकत, वजीर की ताकत बढ़ती जाती है और अमीर वर्ग इससे संशंकित हो जाता है, घबरा जाता है और उसके द्वारा जो षड्यंत्र किए जाते हैं वजीर के खिलाफ षड्यंत्र करके उसकी हत्या करवा दी जाती है युवराज के द्वारा। और जब तक वजीर
वजीर का शासन रहता है, वजीर जिंदा रहता है, तब तक फिरोज शाह तुगलक का शासन रहता है। उसके पश्चात संपूर्ण शक्तियों और अधिकारियों को युवराज के द्वारा हड़प लिया जाता है। हालांकि जो फिरोज शाह तुगलक उसके बाद भी जीवित रहते हैं, लेकिन उनके हाथों से जो शक्ति और अधिकार यहाँ चले जाते हैं। इस तरीके से बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये राजत्व सिद्धांत अपनाया गया और वजीरों की शक्ति का चरमोत्कर्ष काल इस काल को माना जाता है। बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। अपनी जो भी जिज्ञासा और उत्सुकता हो उसे मेरे साथ आप साझा कर सकते हो। कोई अतिरिक्त जानकारी आपको चाहिए या किसी तरह के सुझाव हो अध्ययन से संबंधित है तो आप हम तक पहुंचा सकते हो। और आज की क्लास के लिए बस अब हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो इसके द्वारा बात की जाए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन कौन सी जो नीतियां अपनाई गई या किस तरीके के जो प्रबंध राजस्व से संबंधित किए गए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मैं बहुत बहुत जो धन्यवाद करता हूं।